आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज उमेश रेड्डी मर्डर केस की। क्राइम अफेयर्स पे अब मैं बहुत शानदार लेक्चर्स ला रहा हूं, डेली लेक्चर्स लाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली लेक्चर्स लाऊं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन का डिले होगा, लेकिन कोशिश मेरी यही कि डेली शानदार लेक्चर्स लाऊं। तो इसको यार सब्सक्राइब करो यार, ये आपसे विनती है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, किताबें पढ़नी पड़ती है। किताबें तो खैर मैं पढ़ती हूँ और रिसर्च करनी पड़ती है। और बाकी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जितने भी आपको केसेस मैं बता रहा हूँ, इन सब में सेक्स एडिक्शन, और आज के ज़माने में सेक्स एडिक्शन इस पॉर्न एडिक्शन की वजह से होता है। जो पॉर्न एडिक्शन का हमारा शानदार कोर्स है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। जब आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपका दिमागी रीप्रोग्राम हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने, जो लोग जिन्होंने ये कोर्स को लिया है, ऑलरेडी बेनिफिट, किसी का बिजनेस आ गया, कोई आईआईटी निकाल लिया, बिल्कुल आपने ठीक सुना, किसी ने नीट निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत अच्छा हुआ है। तो आप ज़रूर इस कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि एक अभिशाप है। तो हम बात करेंगे आज इस आदमी की। ये इसकी भोली शक्ल पे मत जाइएगा। जब मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। अगेन, विचलित कर सकता है ये वीडियो, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गुस्सा बहुत आएगी आपको। कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। उमेश रेड्डी नाम है इसका। उमेश रेड्डी कर्नाटक का रहने वाला। इसके बारे में बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि 1998 में पूरे कर्नाटक में एक डर का माहौल था। स्पेशली बैंगलोर में औरतें बाहर नहीं निकलती थी कि बेटा कहीं उमेश रेड्डी ना आ जाए, सो जा बेटा, वरना उमेश रेड्डी आएगा। औरतों को इतना डर लगता था। ये आदमी जो है, ये औरतों के अंडरवियर पहन के सोता था और उन पे मास्टरबेट करता था। 18 से ज्यादा औरतों को इसने अपना शिकार बनाया है और ऐसे ब्रूटल बलात्कार करके हत्याएं की हैं, बहुत ही डेंजरस। तो बात करेंगे दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। उमेश रेड्डी, चलिए। चित्रादुर्ग लगभग बैंगलोर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 200 किलोमीटर की दूरी पे आज तो ये काफी शानदार शहर हो गया है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो चित्रादुर्ग जरूर जाए, पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ। लेकिन ये बात है 1996 की, तो उस समय इतना कुछ खास था नहीं, मतलब संख्या काफ़ी कम थी। अब तो डेवलप हो गया है, लेकिन उस समय बहुत कम लोग थे और बहुत ही कम आबादी थी। छोटे मोटे क्राइम होते थे, बहुत बड़े क्राइम नहीं होते थे, जैसे लूटमारी हो गई या फिर जुआ खेलना हो गया, मतलब चोरी हो गई। ऐसे बहुत अव्वल दर्जे के क्राइम जो है चित्रादुर्ग में नहीं होते थे। 13 नवंबर 1996 दिव्या, जो कि 35 साल की थी, वो एक सरकारी ऑफिस में काम करती थी। बहुत अच्छे स्वभाव की, बहुत ही सब काफ़ी ज़्यादा दिव्या की इज्जत करते थे। बड़ी अच्छी थी, बहुत ही प्यारी। अब उसके बाद दिव्या जो है, एक दिन क्या था, उनका घर जो था थोड़ा सा दूर था। बस से उतरो और उसके बाद 2 मिनट तक आपको थोड़ा सा ट्रेल थी पूरी जंगलों की, वहां पे चलना होता, उसके बाद उनका घर आता था। तो 13 नवंबर को क्या हुआ, दोपहर लगभग 1 बजे के करीब, ठीक है, 1-2 बजे के करीब, ऐसे ही नहीं, शाम को, तो दिव्या उतरी और वो आगे जाने लगी। एकदम से देखते हैं कि कोई पीछे आया और फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, एक कॉल जाता है पुलिस वालों को। पुलिस फिर मौके पे आई और जब पुलिस ने जो देखा तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। दिव्या बैठी रो रही थी, उनके बदन पे कोई भी कपड़ा नहीं था। उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी कान की बाली खींची गई थी। खींचना, उतारना अलग चीज है, खींची गई थी, फट जाता है जिससे कान, और वो बहुत रोई जा रही थी। दिव्या बताती हैं कि मैं जब जा रही थी तो पीछे से एक आदमी आया और उसने मुझे दबोचा और मुझे नीचे गिरा दिया। और उसके बाद उसने मेरे सारे कपड़े उतारे, मेरी ज्वेलरी ले गया, लेकिन वो गलत काम करना चाहता था, लेकिन डर के मारे वो भाग गया जब मैंने शोर मचाना शुरू किया। अब बड़ी बात यह है कि आसपास के गांव वाले मदद करने नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत दिक्कत की बात यह है कि गांव वाले तमाशा देख रहे थे, ये हिसाब किताब। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस ने कहा आप बयान दीजिए। देखिए, आमतौर पर जब महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं आमतौर पर, ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, महिलाएं इसको लेट गो कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाज में बहुत बदनामी होगी। और वो चीज़, क्योंकि हमारा देखिए लीगल सिस्टम और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ना, उतना परिपक्व नहीं है। मान के चलिए, कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं औरतों के साथ कि वो सब दोबारा आता है, तो इसीलिए कि भैया हमको कुछ नहीं करना है। और ये एक बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इससे जो मेन अक्यूज होता है वो छूट जाता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। दिव्या ने कहा कि मैं छोड़ दूंगी गाँव, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और वो निकल गई। फिर वहां पे दोबारा
कभी भी शहर में नहीं आई। ये पहला केस था, ये पहला केस था 13 नवंबर 1996 में। स्टेट ऑफ शॉक में थी वो, समझ रहे, ये हिसाब किताब। और काफी ज्यादा मारा पीटी हुई थी। कौन था नहीं पता, आगे बढ़ते हैं, दिन आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान दोस्तों यह घटना थी 13 नवंबर की। ठीक लगभग 20 दिन बाद 6 दिसंबर 1996 को एक और घटना होती है। शाम को 6 बजे के करीब यहां पे क्या हुआ कि एक ऐसी घटना सामने आई जिससे सबका दिल दहल गया। नाम था पल्लवी, जो कि नाबालिग थी। पल्लवी एक दुकान में काम करती थी, फ्लोर मिल में काम करती थी, आटे के चक्के में काम करती थी। इनके पिताजी जो थे वो पिताजी भी एक जगह काम करते थे। अब क्या हुआ कि जब ये वापस आ रही थी, फ्लोर मिल में काम नहीं करती थी एक्चुअली, ये वापस आ रही थी, ठीक है। ये शाम को 6 बजे वापस आ रही थी। इन्होंने देखा कि पीछे कोई आ रहा है, और जब इन्होंने देखा पीछे कोई आ रहा है, जब तक ये कुछ समझ पाती, इस लड़के ने इनको दबोच लिया। अब जब इस लड़के ने दबोच लिया तो कुछ समय बाद, मतलब 7 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन तो पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई, अगले दिन, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता था उस समय कि बोला जाता था कि ये लड़की शायद किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन अगले दिन कंप्लेन लिखवाई गई। 7 दिसंबर को कंप्लेन होती है, और जब कंप्लेन लिखवाई जाती है, लड़की थोड़ी दूर पे जंगलों में मिलती है। अब वो इतना ग्रूसम, पल्लवी के साथ जो हुआ था वो इतना ज्यादा ब्रूटल था। पल्लवी के ये निचले होंठों को काटा गया था, और लगभग जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट हुए सबके साथ यही, इतनी काटा गया था, पूरी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे। काटा नहीं गया था, यहां जो निचला होंठ नहीं है, इतनी जोर से मुंह दबाया गया। स्मॉदर मतलब क्या होता है कि नाक और मुंह एक साथ दबाना, ठीक है ना, जिससे कुछ भी जो हवा है वो अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। अब जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो संजय रोस ने भी तो स्मॉदरिंग की, और वो भी पॉर्न एडिक्ट था। आपको बता दो कि वो भी पॉर्न एडिक्ट था। तो बहुत तेज, इतनी जोर से मुंह दबाया कि उसकी मौत हो गई। पूरे शरीर पे काटने के निशान, हर जगह काटा हुआ था, मारा पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि पल्लवी ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, लड़ने की लगातार कोशिश किया, बट पल्लवी बच नहीं पाई, है ना। और जो उसके कपड़े थे, ये अधनंगी लाश थी, और कपड़ों पे सीमेन, ठीक है, यानी कि बलात्कार हुआ था। वेजाइनल कट, वेजाइनल में इंटरनल ब्लीडिंग, खून जम गया था प्राइवेट पार्ट के अंदर। इतना ब्रूटली पल्लवी को मारा गया था। अब यहां पे बात की, भाई ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, दिमाग खराब हो गया। और चित्रदुर्ग में इस समय थोड़ी सी सनसनी फैल गई कि ऐसा क्या हो गया कि यहां पे कभी हमने क्राइम नहीं देखा। गांव वाले सड़कों पर, पुलिस के खिलाफ अब गुस्सा जो है वो फूटने लगा। अब यहां पे शायद ये लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो ये देखा कि कुछ ऐसे हैं जो लूटपाट करते हैं, क्योंकि लूट ये भी था, लूट सब में थी। लूटपाट करते हैं और औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं और औरतों को परेशान करते हैं। तो पुलिस ने सबको पकड़ा, लेकिन कुछ भी आगे हुआ नहीं। 10 दिन जांच की, मारा पीटा, सब जितने भी लोगों थे जिनके ऊपर शक था, बट अगेन केस आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार ये आदमी था कौन? तब इसी दौरान एक लेटर आता है पुलिस को। लेटर में लिखा था कि भैया हमको पता है किसने किया है, इसमें जाने माने लोगों के बच्चे शामिल हैं। अब जाने माने लोगों कौन? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता था। ये पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को लेटर आता है। शायद केस गुमराह करने की बात थी, बट ये एक पीस ऑफ एविडेंस था। तो पुलिस ने फिर सबको ढूंढैया की, जो बड़े बड़े लोगों थे उनको पकड़ा। अगेन कोई इसमें नहीं कि आखिरकार ये पल्लवी का मर्डर किया तो किया किसने। चित्रदुर्ग में लॉकडाउन लग गया कि बस हम यहां पे, दिमाग खराब हो गया गांव वालों को, और बोला कि हम ये सब नहीं सहेंगे। अब इसी दौरान दोस्तों एक और कंप्लेन आती है। 4 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर को पल्लवी की हत्या की गई। ठीक 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1996 को सिमिलर अटैक हमको देखने को मिला। ये एक खबर आती है, ये यहां पे पता चलता है पुलिस को। अब पुलिस ने फिर कड़ियां जोड़नी शुरू की। किसके साथ अटैक हुआ? गीता जो कि एक दुकान में काम करती थी, पिताजी दूध बेचा करते थे। शाम को गीता जब दुकान का काम खत्म होता था तो पिताजी साथ में मिलते थे, और पिताजी भी काम खत्म करके दूध बेच के आ जाते थे, तो दोनों साथ में घर जाते थे। उस रात भी यही हुआ। पिताजी जब बोले कि देखो एक काम करना बेटा, आज मुझे लेट हो जाएगा तो तुम थोड़ा सा आगे चलना, मैं तुमको ज्वाइन कर लूंगा। बोला ठीक है। तो अगेन यहां पे जैसे ही गीता दुकान से निकलती थी, एक पतली सी रोड थी, और लगभग 1 किलोमीटर चढ़ के इनका घर आ जाता था। 1-2 किलोमीटर चल के घर आ जाता था।
अब क्या हुआ कि गीता शाम को लगभग 6-6:30 बजे के करीब जो है वो चलना शुरू करती हैं। जैसे ही गीता आगे जाना शुरू करती हैं तो पीछे देखती हैं कि एक टोपी पहना हुआ आदमी इनका पीछा कर रहा है। उस समय स्ट्रीट लाइट्स लगी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे थे नहीं, 1996 की बात है। गीता आगे बढ़ती रहती है, वो आदमी और आगे बढ़ता है। गीता को डर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पिताजी है नहीं, सन्नाटा, सिर्फ झिंगुर की आवाज आ रही है, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि साया भी हमसे बात कर रहा है, इतनी ज्यादा शांति। अब क्या हुआ, गीता भागना शुरू करती है। जैसे ही भागना शुरू करते ये आदमी भी पीछा करता है और गीता को पीछे से पकड़ता है और ऐसे करके ऐसे दबोच लेता है, मुंह पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि क्या तुझे क्या लगता है, तुम मुझे धोखा देके भाग जाएगी, तुम मुझे पागल बना के भाग जाएगी, मुझसे कोई नहीं भाग सकता। हंसता है, ये शैतानों की तरह हंसता है और उसके बाद गीता को जमीन पे पटक देता है बहुत तेजी से। अब क्या हुआ कि गीता स्ट्रगल करते करते गीता हाथ मारती तो इसकी टोपी नीचे गिर जाती है। जब टोपी नीचे गिर जाती है तो गीता देखती है कि जैसे आर्मी वाले नहीं होते या पुलिस वाले कि साइड से जो आर्मी कट होता है कि ऊपर से बाल है, साइड से बाल नहीं, बहुत ही छोटे छोटे बाल। तो गीता जब भी लड़ाई होती है हमेशा इंसान बाल को पकड़ता है, लेकिन इसके इतने बाल छोटे पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत। तभी हम ये देखते हैं कि इनके पिताजी आ जाते हैं। ये लूटपाट रेप करने ही वाला होता है कि पिताजी आते हैं और पिताजी जैसे ही देखते हैं मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, वो पत्थर उठाते हैं बहुत तेज। अच्छा, बहुत बड़ा डरपोक था, ठीक है, ये जो उमेश रेड्डी था बहुत बड़ा डरपोक था। अब क्या हुआ, पिताजी जैसे ही पत्थर मारते हैं ये भाग जाता है और तब गीता को भी हिम्मत मिलती है, तो गीता भी थोड़ा बहुत नोच लेती है इसे, ये भागता है। लेकिन हाँ, असॉल्ट यहां पे गीता पे किया गया, समझ रहे। अब उसके बाद पुलिस ने बोला ओके, गीता 22 दिसंबर 22 दिसंबर रिपब्लिक डे की परेड की रिहर्सल होती है। गीता से पूछा गया कि आप इतनी रात पे क्या कर रही थे, तो गीता बताती मैं होम गार्ड्स के लिए काम करती हूं। गीता ने बताया कि ये थोड़ा पुलिस टाइप का था, है ना, ऐसा लग रहा था इसका हुलिया पुलिस का है। अब जब गीता ने पुलिस को यह बताया कि ये पुलिस जैसा लग रहा है, तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए कि शायद हो सकता है कि, क्योंकि देखिए जब वो लेटर आया था ना उसमें लिखा था कोई बड़ा आदमी, हालांकि उमेश रेड्डी ने भेजा था या जिसने भी भेजा हो पता नहीं, अभी तक उसका पता नहीं चला, लेकिन पता कोई, तो पुलिस को अपने भी आंख में भी शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं। पुलिस का थोड़ा सा शक गहरा हो गया। अब पुलिस ने क्या किया कि बोला चलो ठीक है, रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल थी 22 दिसंबर 1996। गीता को वहां पे काम करने जाना था, होम गार्ड था, होम गार्ड्स के लिए काम करने जाना था। गीता जैसे ही जाती है वहां पे तो एक आदमी है जो उसी परेड में रिहर्सल कर रहा होता है, वो एकदम उसी की तरह लगता है, क्योंकि गीता ने शक्ल तो देख रही थी, एकदम कांप जाती। सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जब महिलाओं के साथ होती है ना, तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है, इतना ट्रॉमेटिक होता है ना, इंसान सांस तक नहीं ले पाता, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, डर लगता है एकदम। तो गीता डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। उसने पुलिस को बताया, फिर पुलिस को जब पता चला अच्छा ये बात है, तो पुलिस ने क्या किया, चलो एक काम करते हैं कि हम, देखो तुम पहचानती हो तुम्हारे साथ किसने ये किया। गीता ने कहा हाँ मैं पहचान लूंगी। तो पुलिस कहती है ठीक है, अगर मैं ऐसे अभी हम अनाउंस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है ये आदमी भाग जाए, इसको पता चल जाए। कोई बात नहीं, गीता ने जिसको पहचाना था उसके साथ 3 और लोगों को बुलाया, टोटल 4 लोगों को पुलिस ने शाम को बुलाया और बोला कि देखो जो रिपब्लिक डे रिहर्सल की परेड है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है। 4 लोगों को बुलाया गया, गेस्ट हाउस था वहां पे पुलिस का। तो शाम को गीता को थोड़ा सा दूर बैठाया गया और पर्दे के पीछे बैठाया गया। एक विंडो थी, उस पार विंडो में ये 4 लोगों को जो बुलाया था वो खड़े होने थे, इधर साइड गीता थी, वो लोग गीता को नहीं देख सकते थे, गीता विंडो के पीछे थी ताकि उसकी पहचान जो है छुपाई जा सके। अब क्या हुआ कि वो 4 लोग आते हैं, उसमें से 3 ही आया, जो मेन अक्यूज्ड था वो नहीं आया। मेन अक्यूज्ड थोड़ी देर बाद आता है औरतों की साइकिल पे, इसके पास वुमेन साइकिल थी, उसके पास आता है। अब जैसे ही ये यहां पे आया, गीता ने तुरंत पहचान लिया, गीता कांप गई, गीता डर गई, गीता थरथर कांपने लगी। पुलिस समझ गई कि यार यही है, इसको पकड़ो। इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा होम गार्ड का ये सिपाही, पुलिस में था ये बेसिकली, आप समझ रहे हो ये हिसाब किताब। अब क्या हुआ कि जब थोड़ा सा इसके बारे में और पता चला तो एज अ ट्रेनी आया था 2 महीने पहले, राइट। और ये जब आया तो मतलब इसके दोस्त लोग बताते हैं कि पहले सिविल पुलिस में था। दोस्त बताते अच्छा आदमी था, इसको कोई बुरी आदतें नहीं थी, कोई बुरी लत नहीं थी, ना सिगरेट ना शराब, सबसे अच्छे से बात करता था। लेकिन 2 महीने हुए थे इसको आए हुए यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अकेला रहता था, ये अपने रूम में ना किसी को आने देता था ना जाने देता था। ये बाहर भी निकलता था, रूम लॉक करके निकलता था, साइकिल पे अकेला जाता था, किसी के साथ नहीं, नो बडी वॉज विथ हिम, बिल्कुल अकेला।
इसके बारे में और खंगाला गया तो पता चला सीआरपीएफ से ट्रेनिंग लेके आया है। सख्त आदमी था, सख्त था इसका शरीर, बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि भाई ट्रेनिंग लेके आया था सीआरपीएफ से, तो सीआरपीएफ से ट्रेनिंग लेके आया था। और इससे पहले इसकी कश्मीर में पोस्टिंग थी। कश्मीर में भी वहां पे कमांडेंट जो थे उनकी बेटी के साथ इसने बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन ये भाग गया क्योंकि इसको पता था अगर मैं यहां पे पहचाना जाऊंगा तो बहुत मारा जाऊंगा। तो इसीलिए भाग के चित्रदुर्ग आ गया और यहां पे इसने एज अ होमगार्ड ट्रेनिंग ज्वाइन किया और यहां से फिर इसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो पहचान लिया भैया, जैसे ही पहचाना गीता के सामने खड़ा कर दिया, गीता और इधर ये। तो इसने बोला कि मतलब बोला कि तुमने जो इससे पहले पल्लवी मर्डर केस, क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी सेम था, हालांकि अभी साबित नहीं हो पाया था कि पल्लवी का खून इसी ने किया है, लेकिन ये सामने खड़ा था, गीता को भी सामने, और गीता ने पहचान लिया कि यही है। तो ये बोलता है कि अरे सुनो, इसका नाम उमेश रेड्डी था, ठीक है। बाद में पुलिस ने ये देखा कि उमेश रेड्डी नाम से ये रजिस्टर्ड है। तो ये बोलता है कि अरे साहब ये क्या आप इसकी बात मान रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार में ये सब हुआ है। तो गीता ने बोला अच्छा प्यार करते तो उससे बोलो मेरा नाम क्या है। तो ये नाम नहीं बता पाया, बस पुलिस ने इसको धर लिया, कि इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ, जब इसकी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब इसके कमरे की तलाशी ली गई तो इसके बैग में जब देखा तो औरतों का सामान मिला, ब्लाउज, पेटीकोट, अंडरवियर, ये सब। और बाद में पता चला ये वो पहन के सोता था, ये सारा सामान ये पहन के सोता था और रात में मास्टरबेट करता था, यानी कि एक सेक्स एडिक्ट था। समझ रहे हो, इसको एक एडिक्शन था, और इसको सेक्स का एडिक्शन नहीं था, इसको सेक्सुअल वायलेंस का एडिक्शन था। ये हिसाब किताब। अब हम ये देखते हैं कि इसकी और ज्यादा थोड़ी जानकारी निकाली गई। तब बताया कि बासपन्ना बली, ठीक है, इस गांव का ये रहने वाला है। इसके गांव में कौन था, इसके गांव में 3 भाई थे, 1 बहन थी। माँ जो थी इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ऐसा नहीं अमीर था, एक ठीक ठाक साधारण परिवार था। थोड़ा बहुत कुछ एकर्स लैंड थे, जमीन थी जिसपे खेती करते थे ये लोग। और जो घर भी था वो 100 स्क्वायर फीट का घर था, मतलब 100-200 स्क्वायर फीट का घर था, बहुत बड़ा घर नहीं, छोटा सा घर था जहां पे ये लोग रहते थे। 100 तो नहीं, मतलब ऐसे ही 1000 स्क्वायर फीट का छोटा सा। तो अब क्या था कि जो इसके 3 भाई थे और 1 बहनें थी। पिताजी हाईली अब्यूजिव, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बातें थे, मारपीट करते थे। माँ बहुत मिलनसार थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये बचपन में 7th 8th क्लास तक जब ये स्कूल में भी पढ़ता था ना, तो ये पेन चुराता था, पेंसिल चुराता था, ये चोर था एक तरीके से, और औरतों का स्पेशली चुराता था। ये चोरी करता था, बकरियां बेच देता था, 500-600 मिल जाते थे आज के जमाने में, 7-8 हजार रुपए के करीब। तो ये गांव में काफी मशहूर था कि चोर है। एक दिन इसने उसको पकड़ा, और हाँ, पिताजी इसका साथ देते थे, पिताजी बोलते थे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। एक दिन इसको पकड़ा, मारा, खूब मारा, लेकिन उसी वक्त इसने गांव छोड़ दिया, ठीक है ना, उसी वक्त इसने गांव छोड़ दिया और फिर पुलिस में भर्ती हो गया। भाई अजीब बात है कि ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड वाला आदमी, क्योंकि आज तो प्रॉपर रिटर्न होता है, उस समय इतना कुछ था नहीं, ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड वाला आदमी जो है वो यहां पे भर्ती हो गया। तो ये हिसाब किताब था, ठीक है। अब इसने छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये भाई आया यहां पे, पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके पास कोई सबूत नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, और सबूत ना मिलने के कारण केस चल रहा है, जमानत पे बाहर आ गया। 3 दिन बाद ये छूट गया, इसको जमानत मिल गई। ये बहुत शातिर था, इंटेलिजेंट था। इसको अजीब बात पर यह पता था कि इसके विक्टिम कैसे बिहेव करते हैं। ये पुलिस को देखते ही जान लेता था कि कौन कितना काबिल है, कितना ज्यादा ऐसा, इसीलिए कितनी बार भाग गया पुलिस कस्टडी से, अभी बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर ये यहां से निकल गया, 3 दिन के बाद जमानत मिल गई, निकल गया। और फिर आता ये बैंगलोर, पहली बार बैंगलोर आया 24 जून 1997, हालीमावो विलेज, वहां पे ये आया। और यहां बैंगलोर में जब ये आया तो रहने लगा। अब इसका कोई अता पता नहीं है। यहां ऑलरेडी चित्रादुर्ग में क्राइम करके बैंगलोर आ गया। बैंगलोर में वही की जो हालीमावो गांव है वहां पे, ठीक है, वहां पे 24 जनवरी को एक घटना होती है। ये इसने क्या किया, ये एक औरत के घर में जाने लगा। इसका एक मॉडस ऑपरेंडी था कि ऐसे खटखटाता था, पता पूछने के बहाने ही अंदर घुसता था और फिर औरतों को बलात्कार करता था, उनको जान से मारता था और उनके गहने चुरा के भाग जाता था। यहां पे इस औरत के साथ यही करने की कोशिश की। औरत ने शोर मचाया, पड़ोसी आ गए, पड़ोसी ने पकड़ा, बहुत मारा और खंबे से बांध दिया। पुलिस आती है और पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है। अब जब पुलिस इसको पकड़ के ले गई, इसने अपना नाम बताया, मेरा नाम है राजुलू। इसने नाम बदले अपने कई बार। इसने बताया मेरा नाम है राजुलू। पुलिस पकड़ के ले गई। भाई ये गंभीर आरोप था। अब जब पुलिस ने इससे सख्ती से जांच की तब इसके घर गई। बगल में इसका घर था, 12 बाई 12 का रूम, सब कुछ तितर बितर बिखरा हुआ। और अगेन जब इसके रूम की तलाशी ली गई
तो पता चला सिर्फ और सिर्फ औरतों के अंडरवियर, सिर्फ गंदी गंदी चीजें। समझ रहे हो, ये हिसाब किताब। पुलिस का दिमाग ठनका कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब यहां पे हुआ क्या कि जब पुलिस ने और ज्यादा थोड़ा सा जानकारी जुटाई तो इसने ये देखा, पुलिस ने, कि इसने दिक्कतें की हैं, इसने प्रॉब्लम जो है वो की है। लेकिन फिर पुलिस के पास सबूत नहीं थे तो पुलिस ने अगेन छोड़ दिया इसे। ठीक है, बहुत ज्यादा गंभीर क्राइम नहीं था। 18 जून 1997 वीना का इसने कत्ल किया। पहली बार, मतलब पहली बार क्या, बैंगलोर में इसने ये जो क्राइम किया ये बहुत डेंजरस था। एक पीनिया पुलिस स्टेशन है, उससे 5 किलोमीटर दूर एक घर था। अगेन इसने घर खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, इसने अंदर जबरदस्ती अंदर आ गया, साइकिल की चेन इसके पास थी, गला घोट के मार डाला और बलात्कार किया, और बहुत ही ज्यादा डेंजरस। 4 दिन पहले 14 जून 1997 संध्या का, सेम संध्या का ऐसे ही इसने बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें संध्या ने शोर मचाया, और जब संध्या ने शोर मचाया लोग आगे भाग गए, ये कर नहीं पाया। ठीक है ना। लेकिन जब इसको पुलिस ने पकड़ा, फिर से दोबारा पुलिस ने पकड़ा, इसको बैठाया। पता चला 4 दिन पहले इसने संध्या के साथ भी एक, संध्या को बुला के लाया। संध्या ने जैसे ही देखा, संध्या बेहोश हो गई, देखते ही बेहोश हो गई, कांपने लगी। ये हिसाब किताब। तब पता चल गया अब इसके पापों का गड़ा फट गया है, इसको गिरफ्तार किया, इसको यहीं रखा। अब इसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। देखिए, इसने उसको जब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे तब तक पैम्फलेट आ गया था। हाँ, आपको बता दूं कि तब तक चित्रादुर्ग से, क्योंकि इसकी अब कुंडली खोली जा रही थी, तो चित्रादुर्ग से भी पैम्फलेट आ गया था कि इसका नाम उमेश रेड्डी है और चित्रादुर्ग में भी ऐसे ही क्राइम करके भागा है ना। अब क्या हुआ कि पुलिस ये कहती है कि ये तो भाई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बहुत टाइम से जो है इसने ऐसी ये बदतमीजी की है, तो इसका मतलब मारो इसको, पकड़ के जेल में डालो। लेकिन देखिए चालाकी इसकी, इसको जेल ले जा रहे थे, कोर्ट में पेश होने ले जा रहे थे। इसने कहा मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, और ऐसा बोला कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, चेन बंधी हुई थी। अब क्या हुआ था कि थोड़ा सा अंदर गया, ठीक है, और बनेरघट्टा जो रोड है, बहुत ही शाम की बात थी और रात थी, ठीक है। तो जैसे ही ये आगे गया, टॉयलेट करने गया, इसके साथ 2 पुलिस वाले थे, उनको धक्का देके भाग गया, बहुत तेज भागा। पुलिस वाले समझ ही नहीं पाए और जंगलों में खो गया। कहां गया किसी को नहीं पता। यानी कि पहली बार ये एस्केप कर गया, ये कस्टडी से एस्केप कर गया। दिमाग खराब, फरार हो गया ये। अब इसके गांव फरार होने में क्या था कि इसको लगता था कि मैं गांव चला जाता हूं, गांव जाऊंगा तो, क्योंकि वहां पे पुलिस कभी आएगी नहीं, उनको लगता नहीं है कि मैं गांव में होऊंगा। ये गांव चला गया, गांव गया, अपनी मां के हाथ का खाना खाया और बाहर बरामदे में आराम से सो रहा था। तभी पुलिस आ गई। पुलिस आ गई और गांव में मिला, और उसके बाद इसको लेके आया। इसने कबूल लिया। पहले तो ये बोल रहा था नहीं नहीं मैं राजुलू, मैं अलग हूं, मैं कोई उमेश रेड्डी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते हैं। पुलिस ने फिर जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो इसने कबूल लिया कि हाँ मैंने ही काम किया है, मैंने ही ये जुर्म किया है। बोला कि अच्छा गहने कहाँ हैं, जो तुमने जुर्म किया, लूटपाट की है, गहने कहाँ हैं। इसने दिखाया जमीन के अंदर इसने गहने गाड़ रखे थे, तो वो सारे गहने निकाले। उसमें पल्लवी के भी गहने थे, उसमें गीता के भी गहने थे। ये हिसाब किताब तो सब फिर उसके बाद सीआईडी जो है, सीआईडी यहां पे हम ये देखते हैं कि सीआईडी एक तरीके से उनको केस को, वो भी मतलब एक तरीके से जो स्टेट की सीबीसीआईडी है वो भी इस केस की जांच कर रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे शुरुआत में तो ऐसा होता है ना कि ये जो बंदा है ये बहुत चालाक था, जैसा कि हमने बताया कि सब इसी ने किया, सब इसी ने किया। लेकिन बाद में स्टोरी बताना शुरू कर देता है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, मेरे साथ और भी लोग थे। सीबीआई ने फिर 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। यहां पे बहुत बड़ी सीबीआई ने गलती कर दी, इसने अलग ही स्टोरी बना दी। और जब 6 लोग थे उसमें से एक भाई, क्योंकि प्रेशर बहुत था, एक जो सुधीर था उसको बोला इधर आओ, क्या तुम सरकारी गवाह बनोगे। सुधीर ने बोला मैं बन जाऊंगा। सुधीर को लगा कि जो कहानी ये बता रहा है, अगर मैं इस कहानी से, इसी कहानी को मैं बताऊं सीबीआई को या पुलिस को, तो शायद मैं छूट जाऊंगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको भी गिरफ्तार किया और 6 लोग और। अब ये रेप नहीं, गैंग रेप हो गया, जो कि ऐसा नहीं था, लेकिन यही हुआ तो दिक्कत हो गई। अब क्या हुआ कि यहां पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर थोड़ा वक्त बीता, कोर्ट में पेशी थी, इसके लेग में फ्रैक्चर हो गया था।
इसको पुलिस बेलारी पुलिस स्टेशन बेलारी जेल ले जा रही थी, शिफ्ट कर रही थी। इसने क्या किया कि वहां पे रात में वही बोला कि मुझे सुसु आ रही है। अब जो पुलिस स्टेशन में जो थे, पुलिस स्टेशन बेलारी ले आए। यहां पे पुलिस जो जीप थी वो बहुत ही पुरानी सी थी। 5 पुलिस कर्मी थे, कांस्टेबल थे, वो भी अंडर ट्रेनी थे। अब अंडर ट्रेनी थे तो इसने क्या किया, इसने कहा मुझे बहुत सुसु आ रही है। तो एक जो बूढ़ा था, ठीक है, कांस्टेबल, वो इनके साथ गया। वो डायबिटीज इनको धक्का देके एक पैर से कूद के भाग गया, एक पैर से कूद के भाग गया ये। और जब तक पता चलता, अगेन पता नहीं कहां गायब हो गया। ये मिलता ही नहीं था, ऐसे भागता था ये। फिर फरार हो गया ये, कस्टडी से फिर फरार हो गया। बड़ी दिक्कत की बात है। अब बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फरवरी 1998 में ये दोबारा बैंगलोर आता है। इसने अपना नाम फिर बदल लिया। इस बार इसने अपना नाम रखा रमेश। फिर से ये बैंगलोर आता है। और इस बार जब ये बैंगलोर आया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस बार इसने बैंगलोर में तबाही मचाई। 28 फरवरी 1998 एक बच्चा, वो बताता है कि सुरेश नाम था उसका, वो बताता है कि मेरी माँ जो थी, मतलब मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मेरे पिताजी, मैं 3.5 साल का था उस समय, छोटा था मैं काफ़ी। और मेरे पिताजी मतलब 3 साल शादी के बाद उनका देहांत हो गया। मेरी मम्मी से जब शादी की, मैं छोटा ही था उस वक्त। तो मेरी माँ वहीं पे ही एज अ नर्स काम करती थी। अब क्या हुआ कि हम और मेरी माँ मतलब बहुत खुश थे, हम लोग की बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। सुबह मेरे स्कूल जाने का समय था, मैंने मैगी खाई, मैं स्कूल गया। वापस 12:30 बजे मेरी माँ मुझे स्कूल से लेने आई, मैंने वापस मैगी खाई। मैं मम्मी से बात किया और मैं उसके बाद वहाँ खेलने चला गया। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। मैंने ज़ोर से खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। और वो आदमी, उसने चेक शर्ट पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी। तो मैं अंदर गया, बोला कि तुम्हारी माँ वहाँ पे है। मैं अंदर गया, मैंने देखा कि सब कुछ, पूरा घर बिखरा हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है। और मेरी माँ की साड़ियाँ बिखरी हुई है, और मैंने देखा कि उन साड़ियों में खून ही खून है। मैं डर गया। उस आदमी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ पजेस्ड है, तुम्हारी माँ पे साया है, यहाँ पे बैठो और अपने मुंह पे उंगली रखो, फिंगर ऑन योर लिप्स जैसे कहते हैं। मैं वहाँ पे बैठ गया। बच्चा बताता है, अभी तो बड़े हो गए, बताते हैं कि मतलब जैसे मेरी माँ उस समय सांसें ले रही थी, और जैसे होता नहीं है कि जब कोई इंसान ऐसे अपनी ज़िंदगी के लिए आखिरी सांसें गिन रहा होता, वो वैसी सांसें थी वो, और मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं वैसे ही बैठ गया। उसके बाद वो हंसा, उसके मुंह पे हंसी आई, और वो ऐसे हंसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वो ऐसे हंसा, एक शैतानी हंसी। जिसके साथ उमेश बलात्कार करता था वो बहुत ही ब्रूटल होता था दोस्तों। पूरे शरीर पे काट लेता था, होंठ को काट डालता था, वेजाइनल मतलब प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज्यादा घाव, बहुत ही ब्रूटल, समझ रहे। तो क्या हुआ कि एकदम कैसा हंसा कि ऐसा लगा कुछ हुआ, उसके लिए नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फिर वो वहां से चला गया। आधे घंटे हो गए, वो आया नहीं। मैं फिर खिलौनों से खेलने लगा। फिर उसके बाद मैं बाहर गया, मैं गेट से झूलने लगा। वहां पे कुछ औरतें आती है जो मेरी माँ से बात करती थी, क्योंकि आज उन्होंने सुबह से माँ को देखा नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा, मम्मी किधर है? तो मैंने बताया कि मम्मी अंदर है और मम्मी को किसी के ऊपर उनका साया है। तो औरतों ने कहा साया है? मम्मी, वो गई औरतें अंदर, और जब औरतें गई अंदर तो चीख निकल गई सारे औरतों की। पुलिस आती है और इस केस ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। ये जो हुआ दोस्तों, यहां पे नग्न अवस्था में ये पाई गई, बहुत बुरी हालत। जयश्री मर्डर केस, एक विधवा को मार डाला और बलात्कार करके, बहुत ही ब्रूटल। उसके बाद मीडिया ने ट्रायल चलाया, हर जगह ये केस छप, हर जगह खबर छपी। 2 दिन बाद एक सेम ऐसे ही केस नित्या के साथ ऐसे ही केस हुआ, सेम ऐसे ही केस नित्या के साथ हुआ। अब देखिए क्या हुआ कि 2 मार्च 1998 में एक फोन आता है। 28 फरवरी का केस, इसकी ढूंढैया चालू। ठीक 2 दिन बाद एक फोन आता है। फोन आया कि हमने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। नित्या के साथ भी ऐसे ही ये आया, खटखटाया, पता पूछने के। अच्छा, जो इससे पहले वाला केस था जयश्री वाला, उसमें भी इसने पता पूछने के लिए कि इसने दरवाजा खटखटाया, पता कहाँ, ये पता बता दीजिए, मुझे पता नहीं, जबरदस्ती अंदर घुस जाता था। नित्या के साथ भी सेम। लेकिन नित्या ने क्या किया, कुकर जो उठा के दे मारा। ये जबरदस्ती घुस गया, जबरदस्ती करने की कोशिश की, कुकर था, कुकर दे मारा। नित्या बाहर आई,
लोगों को बताया, लोग आए, इसको बहुत मारा और पुलिस पकड़ के ले गई। ये हिसाब किताब, खूब पीटा, पुलिस पकड़ के ले गई। तो इसके पास 2 लाख रुपए और 3 से 4 किलो सोना मिला, नाइफ, चाकू मिला जिसपे खून के निशान थे। बहुत दिक्कत। इससे ठीक 28 फरवरी से 10 दिन पहले 19 फरवरी अमृता और फातिमा के साथ इसने यही कांड किया, सेम कांड। और फातिमा के साथ तो बताते कि इतनी बर्बरता, अभी तक जितने केसेस किए थे उसमें फातिमा के साथ इसने इतनी बर्बरता की थी कि वो पागल हो गई थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको हो गई थी। ये हिसाब किताब। अब अगेन 1998 से लेकर 2002 तक 4 साल तक इसके सारे क्राइम को खंगाला के, कभी वेंकटेश कभी रमेश, अलग अलग नाम बदल के रहा। और जब इसको पकड़ा गया ना, तो ये इस तरीके की नौटंकी कर रहा था कि मुझसे ज्यादा कोई इनोसेंट है ही नहीं। ऐसी नौटंकी कर रहा था कि मैं कौन हूं, मैंने ये सब किया ही नहीं। लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी, खून मिले। और यहां पे जो जयश्री के साथ हुआ था, वहां पे ना इस अलमारी जो थी, अलमारी पे इसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। फॉरेंसिक जांच हुई, सब कुछ ब्लड ग्रुप मैच हो गया, ये गया काम से। लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जो आपका दिमाग घूम जाएगा। 4 साल तक इसके सारे जितने भी कारनामे थे उसको लाया गया, चार्जशीट बनाई गई। बट 4 मार्च को 2 मार्च 2002 हुआ क्या कि इसने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। बोला कि अच्छा बुखार है, चलो कोई बात नहीं, बुखार है। बुखार का बहाना किया। फिर बोला मुझे बहुत सूसू लगी है। बोला कि ठीक है भैया। अब यहां पे क्या हुआ कि बुखार है, भाई जब इसको अगले दिन कोर्ट में ले जाना था तो पुलिस ने कहा एक काम करते इसको कुछ खिला देते हैं, बहुत बीमार लग रहा है। और ये ऐसे इसने करता कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। ये ढाबे में रुके, वहां से फरार हो गया, ढाबे से फरार हो गया। पुलिस बोली कि यार ये क्या आदमी है, ये रुकता ही नहीं है। फिर ये दूर रहा, फरार रहा, और फिर इसने उस समय क्राइम किए। इसी दौरान एक रिक्शा वाले ने, अब इसकी पूरा पैम्फलेट बंटवा दिए थे, फोटो निकलवा दी थी। इसी दौरान क्या हुआ कि जो पीनिया पुलिस स्टेशन है उसके सामने एक बार्बर शॉप थी, एक नाई की दुकान। कुछ महीने बाद रिक्शा ड्राइवर ने बताया, पुलिस स्टेशन है, और रिक्शा ड्राइवर ने ये बताया कि साहब उमेश रेड्डी यहाँ पे है। तो रिक्शा ड्राइवर को बोला पुलिस ने कि भैया बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो, या ऐसा तो नहीं है कि कोई उमेश रेड्डी जैसा लगता है, तुमने देख लिया हो, बताओ। बोला कि नहीं साहब यहीं पे ही है, मैं बता रहा हूँ, मैंने इसकी फ़ोटो देखी है। अब जैसे ही पुलिस ने सोचा कि अरे बाप रे, पकड़ो उसे, नाई की शॉप में पकड़ने गई, दाढ़ी आड़ी बनवाने आया था, उसने अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया था, वो वहाँ नहीं था। बोला वहाँ से वो रेलवे स्टेशन गया, यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पुलिस पहुँचती है। सुबह का वक्त था, मान लीजिए 7-8 बजे होंगे। जैसे ही यशवंतपुर, अगर 5 मिनट की देरी हो जाती तो शायद कभी नहीं मिलता ये, लेकिन क्योंकि इसको लग रहा था, ये जो उमेश था, कि सुबह कौन ही पुलिस वाला मुझे पकड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये रेलवे स्टेशन पे आया, पुलिस ने पीछे से दबोच लिया। पुलिस ने दबोच लिया कि चलो बेटा ससुराल आओ। फिर इसको जो है ले गए, और इस बार सारे के सारे जुर्म इसके, मतलब जितनी भी, इस बार तो ऐसी मतलब कि कभी ये जिंदगी में भाग ही ना पाए, ये हिसाब किताब था। ओके, इधर जो सुरेश था, ठीक है, सुरेश कह रहा हूं, हाँ सुरेश, जो छोटा सा बच्चा था, गड़ुरप्पा करके कांस्टेबल थे। तो सुरेश, क्योंकि उस समय तक ये बच्चा भी काफ़ी, भाई 3.5 साल का था, पिता भी नहीं मम्मी भी नहीं, तो वो कांस्टेबल इसको ले गए। कांस्टेबल फिर बताते सुरेश कि वो कांस्टेबल मुझे ले गए और मुझे अपने घर में रखा, मैं उनके बच्चों के साथ रहा, मैं पुलिस स्टेशन आता जाता रहता था। और मैं जब पुलिस स्टेशन आता था तो पुलिस में एकदम उनका सदस्य बन गया था, ठीक है, वहाँ पे मैं खेलता था, सब कुछ बढ़िया था। फिर मैंने यहाँ पे गड़ुरप्पा और पुलिस वालों ने अगेन उमेश रेड्डी को मेरे सामने बैठाया और बोला कि बेटा एक बात बताओ, उस दिन जो तुम्हारे घर आया था, क्या ये वही था? मैंने उसको देखा, उस दिन क्या था कि ये हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, लेकिन आज चीज़ें बिल्कुल उल्टी थी। ये रो रहा था, ये डरा हुआ था। मैंने कहा हाँ ये यही था। खेल खत्म, इसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, काफ़ी केसेस, पल्लवी का केसेज हुआ, गीता का केसेज हुआ, उसमें सबूत नहीं मिले, तो कुछ में तो बाइज्जत बरी कर दिया गया इसको। सबूत ना मिलने के कारण सिर्फ 3 केसेस ऐसे थे जिसमें इसको सजा हुई। 2 केसेस में, नित्या संध्या के केसेस में तो दोस्तों इसको 7 साल की सजा हुई। लेकिन 2011 में इसको जजमेंट दिया, जस्टिस सुकन्या ने कहा कि इसको मौत की सजा होगी, सजाए मौत। और हर कोई बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा हर कोई खुश हुआ कि सजाए मौत होगी। देखिए इसमें पुलिस की भी काफी लापरवाही है। CBCID वाला जो केस था, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था उसमें,
और बाद में सुधीर ने यह बताया कि मुझे जो स्टेटमेंट मेरा लिया है वो प्रेशर में मैंने आके दिया था। तो पुलिस की दिक्कत रही यहां पे। और जैसा कि हमने बताया कि महिलाएं भी पीछे हट गई, क्योंकि भाई देखिए क्या है ना कि इसको पता था विक्टिम्स कैसी होंगी, इसको पता था विक्टिम्स कभी ये बात बताएंगी ही नहीं, इसको पता था कि अगर ये बताएंगी तो और ज्यादा। भाई देखिए अब ऐसा तो है नहीं, भागने का मौका था, लेकिन अर्धनग्न या नग्न अवस्था में कोई कैसे भागे, समझिए आप, ये बहुत मुश्किल है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी 3 केसेस में सजा हुई और फाइनली इसको मौत की सजा हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसने मर्सी प्ली डाली, इसने कहा कि मेरी जो सजा है वो कम कर दी जाए, क्योंकि मेरे घर में माँ है ना, तो मुझे उनका भी ख्याल रखना है। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अभी ये बेलगांव सेंट्रल जेल में बंद है, स्टेटस ये है, समझ रहे हैं आप। और अभी ये लगभग 52 साल से ऊपर का हो गया। तो 2018 में एक पुलिस वाले बताते कि मैं इससे मिला, और मैं इससे मिला तो मैंने इसको पहचाना नहीं, मतलब मैं ऐसे रूटीन उसके लिए विजिट पे गया था और मैंने इसको पहचाना नहीं कौन है ये। तो बोला कि क्या साहब पहली बार आपने मुझे गिरफ्तार किया था? तो मैंने कहा उमेश, ये देख के एकदम पहचाना नहीं गया, ये को वो आदमी है ये हिसाब किताब। जो सुधीर थे, सुरेश थे, जो छोटा बच्चा था, वहाँ पे उसको वेलफेयर, बाद में चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर में डाल दिया गया। बोला कि पुलिस के साथ इतना रहना सही नहीं है। तो गडुरप्पा जो कांस्टेबल थे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो बेचारा 3.5 साल का बच्चा बहुत रोया। और उसके बाद गडुरप्पा भी बहुत रोए, और जब वेलफेयर सेंटर में छोड़ा तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको लेने आऊँगा। लेकिन 4 महीने हो गए मुझे वो कभी लेने नहीं आए। लेकिन बहुत सारे लोग आते थे मुझे लेने, मिठाई लाते थे, चॉकलेट्स लाते थे, एक सिंपैथी वेव थी, बहुत लोग अडॉप्ट करने भी आते थे। बस मुझे इतना याद है कि एक दिन एक लंबी सी गाड़ी आती है और मुझे वो गाड़ी में बैठाते हैं और मुझे वो अपने घर लेके चले जाते हैं। बस मुझे इतना पता है कि मेरी माँ को मैंने 3.5 साल में खो दिया, लेकिन उसके बाद जो मेरे नए माँ बाप हैं उन्होंने मुझे पाला और वही मेरे माँ बाप हैं। मुझे एक और चीज़ याद है, वो बताते हैं, ये काफ़ी इमोशनल है। मुझे एक और चीज़ बताया कि एक दिन मैं सो रहा था, 5-6 साल का होऊंगा, तो नहीं, जब ऐसा हुआ, जब मैं मतलब यहाँ पे गया, देखिए मेरे रोंगटे खड़े होने ये बताते हुए, बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो वही है कि जब वो बच्चा छोटा था तो क्या हुआ कि जैसे ही वो घर में दाखिल होता है उनके, तो वो सो रहा था और उसकी सपने में उनकी माँ आती है, कहती कि एक सफ़ेद रोशनी दिखी और माँ मेरे सामने आई, और माँ ने बोला बेटा ठीक से रहना, याद रखना अच्छे से रहोगे तो सब अच्छा होगा, अच्छे से रहना, ठीक से रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसके बाद वो सफ़ेद रोशनी चली गई और फिर मैं उठा और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ये कहानी थी एक राक्षस की। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दोस्तों बहुत अच्छा नहीं, फ्लॉड है, ये फ्रॉड है, इट्स वेरी बैड। ऐसे लोगों को इतनी देर तक जिंदा नहीं रखना चाहिए, फांसी दो, इसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत लंबे समय तक जिंदा रखने का मतलब ये है। संजय रॉय को देखिए, वो पता नहीं क्यों जिंदा रखा हुआ है उसे, यही तो दिक्कत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत फांसी दो, तब लोगों में डर बैठेगा। तो ये लेक्चर था, कैसा लगा आपको? शेयर करिए जितना हो सके, और एक और कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताइए आपको और कौन सी कहानी सुननी है। थैंक यू सो मच।